नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पानी की किल्लत को देखते हुए करें ट्यूबवेल और कुओं का रिचार्ज। टमाटर की फसल में करें समय पर रोगों का नियंत्रण। राज्य में पानी की विकराल समस्या रहती है और पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कि भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। तो पानी की इस गंभीर समस्या का समाधान है कि आप बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जमीन में उतारें। अगर ट्यूबवेल और कुओं की बात करें तो सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर आप ट्यूबवेल और कुओं का जल स्तर बढ़ा सकते हैं और पानी की इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आप कैसे करें ट्यूबवेल और कुओं का रिचार्ज? चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि इंजीनियर डॉक्टर अल्पना दुबे से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपकी खेतीबाड़ी में बहुत ही उपयोग होने वाला है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है जून और जुलाई का, वो ये जो समय है, ये इस समय अधिकतर किसान भाई होंगे उनके ट्यूबवेल पानी देना कम कर चुके होंगे या फिर दे भी रहे होंगे तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। उसका रीज़न है कि जो भी भूमिगत जल है उनका धीरे धीरे करके जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। भूमिगत जल स्तर के कम होने की वजह से उसमें पीएच की वैल्यू बहुत बढ़ती है, टीडीएस बढ़ता है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे सीड के जर्मिनेशन में। और उसके कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए हम अपने स्तर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूबवेल को कैसे रिचार्ज करना है। तो हम एक बिल्कुल सिंपल जो सरल तरीका है उस पर चर्चा करेंगे। आपका जो भी ट्यूबवेल है उसके आसपास आप 3x3 या 3x3 फीट का लंबा और चौड़ा एक गड्ढा बनाएंगे और 1 मीटर गहराई रखेंगे उसकी। ये बनाने के बाद ये ध्यान रहेगा कि गड्ढा 1 मीटर या 1.5 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो। इसकी लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 मीटर से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन गहराई 1 मीटर 1.5 मीटर तक ही होगी। जब आप एक गड्ढा करेंगे आपको आपकी केसिन, जो ट्यूबवेल में आपने ऊपर केसिन लगाई है, वो आपको दिखेगा। आपको उसके बाद उस केसिन में छेद करना है। छेद जो होगा लंबाई में भी हो सकता है और गोलाई में भी छेद होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उसको लंबाई में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा छेद करिए।
ये आपको किसी भी मशीन के थ्रू या किसी भी औजार के थ्रू कर सकते हैं। 1 mm या 2 mm का ही छेद इसमें रखना है। इसके बाद आप स्टेप है उसमें आपको उस केसिन को या तो प्लास्टिक नेट से या फिर नारियल की आपको सुतली या जो भी आपके पास उस समय पर उपलब्ध हो, आप उससे उसको पूरे चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दीजिए। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। एक ट्यूबवेल को 2 से 3 किसान भाई यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि तीनों चारों खेत का पानी मेड़ की सहायता से आप उस गड्ढे में लेकर आएं और उसको भूमिगत जल में मिलाएं। इसमें अगर आप और थोड़ा सा समय दे पाएँ, आप अगर और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर पाएँ तो कोशिश करिए तो एक गड्ढा ना बना के 2 गड्ढे बनाएं, जिससे क्या होगा आपका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी को मिट्टी के अंदर भी समाने में टाइम लगता है और जब बारिश का टाइम होता है पानी कंटिन्यूस आता है और आप उसको एक साथ भूमिगत जल में मिला नहीं सकते। अगर आप इस तरीके से 2 गड्ढे बनाएंगे तो ये सबसे पहले तो उसका पानी का लेवल बढ़ा रहा है। जो आपका पानी अप्रैल मई में ही आपका ट्यूबवेल पानी देना बंद कर दे रहा है, वो आपको पूरे सीजन मिलेगा। आइए कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। किसान भाई, अगर आपके पास ट्यूबवेल और कुआं दोनों ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है कि आप उस पर खेती भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आप छोटा सा पॉन्ड बना के या छोटा सा गड्ढा बना के, जो हम वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरीका का पॉन्ड बनाते हैं और टैंक बनाते हैं, उसमें भी अगर आप प्लास्टिक लाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो उसको पर्कुलेशन टैंक बोला जाता है। आप पर्कुलेशन टैंक बनाकर भी अपने भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, ये छोटे छोटे कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं और अपनी खेती को और भी उन्नत कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, टमाटर एक लोकप्रिय फसल है, इसलिए पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है और जैसा कि अभी मंडी में टमाटर अच्छी रेट में बिक रहा है, लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इसमें लगने वाले रोगों को पहचान कर नियंत्रण के उपाय अपनाएं, वरना रोगों के कारण टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को टमाटर की फसल से भारी नुकसान हो सकता है।
तो आपके सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए आप इन हानिकारक रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारे कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
India's largest news network. और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। ये सभी शुक्रवार देर रात व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिवसीय अमेरिकी दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन इस दौरे के दौरान पीएम के अभूतपूर्व स्वागत और कई अद्भुत पलों की तस्वीरें अभी भी हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा का समापन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में अब किसान परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर बागवानी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि फलों के बागों से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। अगर आप भी बागवानी के तहत नींबू का नया बाग लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। हम जैसे ही नींबू का नाम लेते हैं, खट्टा पूरा रसपूर्ण एक फल का पूरा ध्यान आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ विटामिन सी से भरपूर है, उसमें चमड़े की कोई बीमारी नहीं होगी अगर उसका विधिवत सेवन किया जाए तो मन ताज़ा रहेगा वगैरह वगैरह। तो हम बात करने वाले हैं नींबू प्रजाति, नींबू के बारे में, नींबू की खेती कैसे की जाए और कौन कौन सी किस्म लगाई जाए। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं, ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहुत उपयुक्त समय है, मई जून का महीना बहुत उपयुक्त होता है। गड्ढे तैयार करने से शुरू करना पड़ेगा और उसकी रुपाई कैसे की जाए, उसकी देख रेख कैसे की जाए, यहाँ तक ये समय अंतराल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मई से जून के महीने में हम गड्ढा की खुदाई करते हैं लगाने से 1 महीना पहले। तो लगाने से 1 महीना पहले अब बात आती है कि गड्ढा ठीक है, हमको नींबू लगाना है, गड्ढा खोदना है, कैसे करें। अब है कि लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पौधे की तरफ चलें तो क्या लगाएंगे। तो मुख्य रूप से हम किस्म का चुनाव करते हैं उसके लिए। तो किस्म में मुख्य रूप से नेपाली नींबू या कागजी कला नींबू या पूर्वी ले सकते हैं, पूर्वी नींबू ले सकते हैं। तो पूर्वी कागजी कला या नेपाली नींबू का किस्म हम का पौधा एक तरफ तैयार रखते हैं। गड्ढे का आकार, अब हमको 5 मीटर पे गड्ढा खोदना है, तो एक गड्ढा का आकार क्या होगा, वो 2 फीट लंबा होगा, 2 फीट चौड़ा होगा और 2 फीट गहरा होगा। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा हम लगाने के 1 महीना पहले खोद लें तो बहुत अच्छा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन में जो जीवाणु, रोग फैलाने वाले जीवाणु, विषाणु या उसको हानि पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आप जो 2 फीट गहरा जो गड्ढा था तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर थी और ऊपर वाली मिट्टी, सतह वाली मिट्टी नीचे थी। तो कुछ मिट्टी को, नीचे वाली जो मिट्टी होती है करीब मान लीजिए कि 6 इंच से नीचे जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो हम उपजाऊ मिट्टी को
संरक्षित करेंगे, उपजाऊ मिट्टी को हम पौधे के अंदर देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली जो मिट्टी थी, गहरी वाली जो मिट्टी थी वो ऊपर थी, तो ऊपर की कुछ मिट्टी हटा लेंगे, इसलिए कि उसमें खाद, गोबर का खाद वगैरह भी जोड़ना है, मिलाना है, तो वो मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ मिट्टी हम अलग कर लेंगे, ऊपर वाला जो ढेर बना है वो ऊपर वाली मिट्टी को अलग कर लेंगे। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं, जैसे जुलाई में आप पौधरोपण कर रहे हैं, तो उस समय बारिश होती रहती है, तो बारिश होती रहती है तो पानी का जमाव भी अचानक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थाला को ऊंचा कर देते हैं, पौधे के आसपास के मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, ढालूनुमा बना देते हैं और बाहर की ओर पानी ढल जाता है ताकि पानी का जमाव न हो। और किसान भाइयों, हम जैसा कि बार बार दोहराते हैं कि अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा लें। अगर जाँच नहीं कराए हैं तो बिल्कुल करा लें। 1 महीना का समय होता है आपके पास, जब गड्ढा भरिएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि क्या खाद दें, कितना दें, ज़्यादा क्यों दें, कम भी क्यों दें, तो कितना दें, ये हमको अनुशंसित मात्रा एक तरह से हमको मिल जाती है मिट्टी जांच कराने से। बाई द वे, अगर नहीं कराए हैं, गड्ढा खोदा हुआ है, आपको तुरंत अब रोपना है, तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि 7 से 8 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, करीब करीब 1 किलो DAP, 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये मिला करके वो मिट्टी में जो ऊपर सतह वाली मिट्टी थी, मतलब वो जो ढेर है, वो ढेर के नीचे वाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं। और जैसा कि मैं किस्म का नाम लिया, वो किस्म का पौधा लेकर के आधा गड्ढा तो ऐसे भर देते हैं, इसलिए कि पौधा का लंबाई ही आपका 2 फीट नहीं होगा, तो आधा गड्ढा भर देते हैं और उसके बाद फिर उसी हिसाब से पौधा लगाते हैं, पौधे की रोपाई कर देते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो गड्ढा से गड्ढा की दूरी लगभग 5 मीटर होती है और लाइन से लाइन की दूरी भी 5 मीटर होती है, मतलब पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी 5 मीटर होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जामसर, जिला बीकानेर के कृषक अजीत कुमार ने। ये यूरिया मोलेसिस बट्टिका के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है, जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है।
खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा